अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, हमारी डिस्कशन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कैफरी के सब्जेक्ट में कल हमने थोड़ा सा अपने कोर्स पे प्रोग्रेस शुरू की थी लर्निंग के रेफरेंस से, और हमने कल जो बात सीखी थी दैट वाज कॉस्ट। कॉस्ट होती क्या है और कॉस्ट को कितने अंदाज से देखा जा सकता है, कॉस्ट क्लासिफिकेशंस। आपको कंपनी की कॉस्ट की डिटेल्स दी जाए, उस डिटेल्स को कॉस्ट की जो लिस्ट है उसको आप कितने हिस्सों में बांट सकते हैं, क्या तरीके हैं। कॉस्ट को हम बाय एलिमेंट तकसीम कर सकते हैं 3 हिस्सों में, कल हमारी ये बात हुई थी। हम कॉस्ट को मटेरियल, लेबर और अदर एक्सपेंसेस में क्लासीफाई कर सकते हैं। और एक और तरीका जो हमने कॉस्ट क्लासिफिकेशन का देखा था दैट वाज बाय फंक्शन, कि हम कॉस्ट को 2 मेजर फंक्शन, प्रोडक्शन एंड नॉन प्रोडक्शन, और फिर नॉन प्रोडक्शन के फर्दर फंक्शंस के मुताबिक हिस्से कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन। तो ये 2 हमने एरियाज कल डिस्कस किए थे। कोई सवाल इनमें से किसी एरिया पे? अभी हमने कुछ एक्टिविटी देखनी है इन्हीं एरियाज़ की रिवीजन के लिए, और फिर हम आगे मूव करेंगे। बाकी जो 2 हमारी क्लासिफिकेशन के एरियाज़ रहते हैं उन पर बात करेंगे। लेकिन कोई सवाल कल की डिस्कशन से? आपको एक आदत जो डेवलप करनी है बेटा, जो मैंने शुरू में कहा कि रेगुलरली क्लासेस में तो रेगुलर रहना ही रहना है, साथ साथ आपने रेगुलरली नोट्स को जाके पढ़ते रहना है। जो आपको क्लास में डिस्कशन हुआ उसका एरिया जाके नोट्स से पढ़िए। जो सवाल आपको इलस्ट्रेशन क्लास में करवाई गई उनको घर जाके रिवाइज करना है। और जो इलस्ट्रेशन नोट्स में भी एक चैप्टर में, ये तो खैर छोटा इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, आगे चल के एक चैप्टर में 25-25, 30-30 इलस्ट्रेशन नजर आएंगी। लेकिन हम क्लास में कर रहे होंगे मे बी 10, 15, 18। बाकी जो इलस्ट्रेशन हम स्किप करेंगे क्लास में वो आपकी एक्सटेंडिंग होम असाइनमेंट है, कि जाके नोट्स पढ़ना, इलस्ट्रेशन जो की उनको रिवाइज करना, और जो नहीं कहीं उनको खुद अटेम्प्ट करना। ये एक्सटेंडिंग होम असाइनमेंट डेली की आपके पास हुआ करेगी। कोई सवाल कल के लेक्चर से जनाब? ये बेटा बेटा कुछ याद नहीं करना आपने, सिर्फ रीड करना है। 1 दफ़ा करना है, 2 दफ़ा, मतलब अभी रीड किया समझ के, फिर मे बी वीकेंड पे या पूरे वीक का काम एक तो फिर ज़रा पढ़ लिया आपने, मे बी फिर कभी आपके मिड टर्म क्विज आए फिर पढ़ लिया। सिर्फ पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना। हमें लिखने को, कॉपी पेस्ट करने को नहीं आएगा। हमें इन प्रिंसिपल्स की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। मतलब आपसे कोई पूछे जी प्रोडक्शन कॉस्ट क्या होती है, तो यू शुड बी एबल टू एक्सप्लेन इन योर वर्ड्स। ज़रूरी नहीं अंग्रेज़ी में बताओ, उर्दू में बता सको, इस काबिल होना चाहिए। क्योंकि आपके दिमाग में क्लैरिटी होगी तो ही आप उन कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस पे अप्लाई कर सकोगे। क्लैरिटी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग चाहिए, मेमोरी नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा जी, एक छोटी सी एक्टिविटी हमारे पास अवेलेबल है क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन की। हमसे यहाँ पे कहा गया है कि ये कुछ कॉस्ट हमें दी गई हैं, ये कॉस्ट की लिस्ट है। हमें कहा गया इनकी क्लासिफिकेशन लिखिए, और हमें इनको इन क्लासिफिकेशन में डिवाइड करना है। 1 इज़ प्रोडक्शन, 2 इज़ सेलिंग, 3 इज़ डिस्ट्रीब्यूशन, 4 इज़ एडमिनिस्ट्रेशन, 5 इज़ फाइनेंस। ये हमारी एक्टिविटी पेज 3 पे अवेलेबल है, बुक की पेज 3 पे अवेलेबल है, जो हम परफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पे। तो जनाब पहली क्लासिफिकेशन हम शुरू करते हैं 1 बाय 1। ओवरऑल्स फॉर मशीन वर्कर प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये जनाब नंबर 1, प्रोडक्शन का नंबर 1 है। हम नंबर यहाँ पे लगाते जाते हैं। दिस प्रोडक्शन कॉस्ट, क्योंकि प्रोडक्शन मशीन वर्कर्स प्रोडक्शन फैसिलिटी में काम करते हैं, उनके ऊपर अगर हम जो भी खर्चा कर रहे हैं वो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई होगा। कॉस्ट ऑफ प्रिंटर कार्ट्रिज इन जनरल ऑफिस, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट नंबर 4, बिल्कुल ठीक है जी। सैलरी ऑफ फैक्ट्री सुपरवाइजर, प्रोडक्शन, बिल्कुल ठीक है जी। सैलरी ऑफ पेरोल सुपरवाइजर, एडमिन, बिल्कुल ठीक है जी, एडमिन का फंक्शन है। रेंट ऑफ वेयर हाउस फॉर स्टोरिंग गुड्स रेडी फॉर सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, गुड्स रेडी फॉर सेल को आपने स्टोर किया हुआ है, मतलब फैक्ट्री में फिनिश गुड्स से निकल गई हैं, रेडी फॉर सेल फेज में चली गई हैं, तो वो आगे कस्टमर की डिस्ट्रीब्यूशन का फेज शुरू हो जाता है। तो इसको हम
डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में क्लासिफाई करते हैं। लोन इंटरेस्ट, फाइनेंस कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है जी। और सैलरी ऑफ फैक्ट्री सिक्योरिटी गार्ड, प्रोडक्शन। लीजिए जनाब, ये हमने पहली स्लाइड पे जितनी हमारी कॉस्ट अवेलेबल थी इनको क्लासिफाई किया। किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत किसी चीज़ में की अंडरस्टैंडिंग में, क्लैरिफिकेशन में कोई समझ नहीं आई? जी बेटा। पेरोल सुपरवाइजर क्या होता है, या ये एडमिन में क्यों गई? पेरोल सुपरवाइजर, पेरोल बेटा जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसमें एम्प्लॉयज़ को हर मंथ एंड पे सैलरीज पे की जाती हैं। सैलरीज पे करने के लिए जो डॉक्यूमेंट बनाई जाती है उसको सैलरी शीट कहा जाता है या पेरोल शीट कहा जाता है, जिसमें एम्प्लॉयज़ का नाम होता है, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग्स होती हैं, उनकी सैलरीज होती हैं, और उनकी अगर कोई डिडक्शन सैलरीज में से हो रही है इन टर्म्स ऑफ इनकम टैक्सेस या कोई, वो सारी डिटेल एक शीट में प्रिपेयर की जाती है जिसको रेलिवेंट अथॉरिटीज़ अप्रूव करती हैं। हाँ जी, ये ठीक है, ये एम्प्लॉयज़ हैं, इनको इतनी पेमेंट कर दी जाए। उस डॉक्यूमेंट को हम पेरोल या सैलरी शीट कहते हैं। तो पेरोल सुपरवाइजर, द मैन हु इज़ रिस्पॉन्सिबल प्रिपेयरिंग दैट शीट, उसको हम पेरोल सुपरवाइजर कहेंगे, और ये एडमिनिस्ट्रेशन का फंक्शन होता है। ठीक है जी। एनी एडमिनिस्ट्रेशन का या कुछ ऑर्गेनाइजेशन में HR डिपार्टमेंट ये फंक्शन परफॉर्म करता है, सैलरी शीट मेंटेन करना। अगर कंपनीज में HR डिपार्टमेंट अलहदा से अवेलेबल, जो कि नॉर्मली बड़ी कंपनीज में होता है, हर छोटी कंपनी में HR डिपार्टमेंट अवेलेबल नहीं होगा, बड़ी कंपनीज में HR डिपार्टमेंट होगा, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो पेरोल शीट प्रिपेयर कर रहा होता है। तो यहाँ पे अगर हमारा कोई HR कॉस्ट लिखी होती तो हम इसको उस हेड में डाल देते। अगर HR नहीं है तो फिर एडमिनिस्ट्रेशन ही इस फंक्शन को परफॉर्म करती है। जी, कोई और सवाल? आगे चलते हैं जी। अभी क्लासिफिकेशन जारी है, वही क्लासिफिकेशन, बट देयर आर फ्यू मोर कॉस्ट। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट्स फॉर कस्टमर्स हु पे अर्ली, सेलिंग कॉस्ट। अच्छा, इसमें ना कल मैंने एक बात की थी, ग्रे एरिया थोड़ा सा आ जाता है, इसमें थोड़ा सा ग्रे एरिया मैं इसमें अगर आपसे डिस्कस करूं। कस्टमर को हम कह रहे हैं कि जी मैंने आपको चीज़ 100 रुपये की बेच दी। अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट है क्या कि मैंने चीज़ आपको 100 रुपये की बेची है। नॉर्मली बिजनेस में सेल उधार पे की जाती है, और हम इसके लिए वर्ड यूज़ करते हैं सेल ऑन क्रेडिट। उधार पे सेल की जाती है बिजनेस में, से 30 डेज क्रेडिट हमने सेल टर्म रखी हुई है। कस्टमर को हमने 100 रुपये की एक चीज़ बेची, उससे कहा जी आप 30 दिन बाद पैसे दीजिएगा, लेकिन अगर आप अर्ली पेमेंट कर दें तो हम 2 रुपये आपको छोड़ देंगे। अर्ली पेमेंट मतलब अगर आप 10 दिन में पे करें तो 98 पे कर देना। दिस इज व्हाट इज मेंट बाय अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट। अब अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट को हम सेलिंग एक्सपेंस भी कह सकते हैं, जैसे आप लोगों ने कहा, क्योंकि ये कस्टमर को अट्रैक्ट करने की स्ट्रैटेजी है। कस्टमर को हम एक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहे हैं, एक बचत का मौका दे रहे हैं कि आप हमसे खरीदें तो हम आपको अर्ली पेमेंट पे 2 रुपये छोड़ेंगे। ये सेलिंग एक्सपेंस में भी क्लासिफाई हो सकता है, लेकिन इसको फाइनेंस कॉस्ट में भी क्लासिफाई किया जाता है। अब वो भला कैसे फाइनेंस कॉस्ट में जाती है? एक नॉर्म होता है, कारोबार का एक साइकिल चल रहा होता है। कारोबार में रोज आपको पैसे कस्टमर से आने भी होते हैं और वो पैसे खर्च भी होने होते हैं। अगर कस्टमर से पैसे ना आए क्योंकि आपने उधार पे बेचा हुआ है, कस्टमर कहे जी मैंने तो 20 दिन बाद पैसे देने हैं, तो खर्चे तो चल रहे होते हैं, तनख्वाहें जा रही हैं, किराए जा रहे हैं, बिजली के बिल जा रहे हैं, वो तो रोज चल ही रहे हैं। अगर कस्टमर से पैसा आने में देर है और खर्चे मीट करने हैं आपने, खर्चे पूरे करने हैं आपने, तो आप क्या करेंगे? बोरो करना पड़ेगा आपको। आपने कस्टमर को चीज़ बना के बेची, उसने कहा जी ठीक है जी महीने बाद पैसे दूंगा। अब आपने अपने सप्लायर को पेमेंट करनी है कल या 5 दिन बाद, 10 दिन बाद आपने बिल्डिंग का किराया देना है, 15 दिन बाद आपने तनख्वाहें देनी है। कस्टमर ने कहा मैं महीने बाद पैसे दूंगा। तो अगर कस्टमर महीने बाद पैसा देता है तो आपको ये सारे खर्चे जो देने हैं आपने, ये कहीं से उधार लेके पे करने पड़ेंगे, और कहीं से उधार लेंगे तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप अर्ली सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफर कर देते हैं कस्टमर को कि जी जल्दी दे दो, मैं पैसे 2 रुपये छोड़ते हैं हम, तो कस्टमर जब पैसे जल्दी दे देगा तो आपको बैंक से उधार नहीं लेना पड़ेगा। ऐसा ही बैंक से उधार नहीं लेना पड़ा, तो बेसिकली होता क्या है कि आपने बैंक से उधार बचाने के लिए डिस्काउंट पे किया। डिस्काउंट की कॉस्ट
बर्दाश्त की, ऐसा ही है ना, कि हमें बैंक का उधार ना देना पड़े, हमें सूद ना देना पड़े, हम ये कस्टमर को पैसे दो छोड़ देते हैं। तो बेसिकली इस सूरत में आपने फाइनेंस कॉस्ट को बचाने के लिए डिस्काउंट की कॉस्ट बर्दाश्त की, यही किया ना आपने। तो इस सूरत में इसको आप फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं कि हमने पैसा जल्दी हासिल करने के लिए यह खर्चा बर्दाश्त किया है। तो यहां पे दोनों ऑप्शन आ सकती हैं। आप इसको चाहें तो सेलिंग में क्लासिफाई कर दें, आप इसको चाहें तो फाइनेंस में क्लासिफाई कर दें, दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं। और आपको अक्सर एग्जामिनर के सोल्यूशन भी कभी आप देखेंगे आई कैप जो हमें देता है, तो एग्जामिनर एक जवाब लिख देता है और बाज़ का ये भी जुमला नीचे लिखा होता है देयर मे बी अदर आंसर्स। वो यही सिचुएशन होती है कि शायद एग्जामिनर ने लिखा होगा 2 और नीचे से एक स्टैरिक के साथ लिखा होगा देयर मे बी अदर आंसर, या 2 और 5 दोनों ऑप्शन लिखी होंगी एग्जामिनर ने। ठीक हो गया। तो हमें ऐसे भी सवाल आते हैं जिनके जवाब एक से ज़्यादा हो सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको सेलिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, फाइनेंस कॉस्ट भी कह सकते हैं। सैलरी ऑफ द चेयरमैन पीए, प्राइवेट असिस्टेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, ये तो एडमिन कॉस्ट है। नंबर 4 रोड टैक्स लाइसेंस फॉर डिलीवरी व्हीकल्स, डिस्ट्रीब्यूशन, रोड डिलीवरी व्हीकल डिस्ट्रीब्यूशन का काम करती हैं। डिलीवरी व्हीकल आपकी प्रोडक्ट को कस्टमर्स तक पहुंचाती हैं, तो उन गाड़ियों पे जो टैक्स लगा वो डिस्ट्रीब्यूशन के काम में, चूंकि गाड़ियां यूज होती हैं, उनकी सारी कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट में जाएगी। बैंक ओवरड्राफ्ट फी, फाइनेंस कॉस्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट क्या होता है पता है सबको? एनीवन जिसको नहीं पता? बैंक ओवरड्राफ्ट एक टेम्परेरी लोन की फैसिलिटी होती है। बैंक आपको अलाउ करता है कि कभी आपके बैंक में पैसे ख़त्म हो जाएं और आपने किसी कस्टमर को पैसे पे करने हैं, तो आप चेक इशू कर देना, हम आपको टेम्परेरी उधार दे देंगे, फिर जब पैसे वापस आएंगे तो डाल देना, वो आपका जो ओवर पैसे आपने निकाल लिए थे वो दोबारा ज़ीरो कर देना। तो ये इसको हम ओवरड्राफ्ट कहते हैं। बैंक से आपको अप्रूवल लेनी पड़ती है। हर क्लाइंट लाइक मुझे एज एन इंडिविजुअल ये फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होगी। ये फैसिलिटीज़ कारोबारी इदारों को अवेलेबल होती है और वो भी बैंक से एप्लीकेशन दे के अप्रूवल के साथ मिलती है कि मेरे पास बैंक में अगर कंपनी के पैसे ख़त्म भी हो जाएंगे, कंपनी फिर भी चेक इशू करे तो बैंक वो लोन दे के क्लियर कर देगा चेक आपके सप्लायर को, और बाद में जब आपका पैसे आप डाल देना, जितनी देर आपने वो पैसा इस्तेमाल किया उसका इंटरेस्ट सूद आपको देना पड़ता है ओवरड्राफ्ट में। इट ऑल्सो लोन, टेम्परेरी लोन। सेल्समैन कमीशन, दिस इज सेलिंग कॉस्ट, बिल्कुल ठीक है जी। तो हमने ये क्लासिफिकेशन बाय फंक्शन के ऊपर एक छोटी सी एक्टिविटी की। फंक्शन में 2 मेजर फंक्शन, एक प्रोडक्शन एक नॉन प्रोडक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन में वो तमाम कॉस्ट आएंगी जो फैक्ट्री प्रेमिसेस में इनकर होती हैं, जो फैक्ट्री प्रोडक्शन के लिए बनाई गई है, उसमें जो खर्चा हुआ वो प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासिफाई होगा। और प्रोडक्शन के अलावा बाकी तमाम कॉस्ट नॉन प्रोडक्शन है, विच कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस फंक्शन। तो नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट को फर्दर हम फंक्शंस के हिसाब से डिवाइड कर सकते हैं। जी कोई सवाल यहां तक जी किसी बच्चे के जहन में? जी फैक्ट्री सुपरवाइजर एंड पेरोल सुपरवाइजर। जी फैक्ट्री सुपरवाइजर एंड पेरोल सुपरवाइजर। पेरोल सुपरवाइजर तो अभी मैंने शायद किसी बच्चे ने सवाल पूछा था, मैंने उसको एक्सप्लेन किया कि जो सैलरी शीट एम्प्लॉइज़ की मंथली सैलरी का हिसाब किताब रखने की जिम्मेदारी जिस बंदे के पास है उसको हम पेरोल सुपरवाइज़र कह रहे हैं। और फैक्ट्री सुपरवाइज़र आपका जो प्रोडक्शन फैसिलिटी फैक्ट्री है उसका इंचार्ज है, मे बी वर्कर्स को सुपरवाइज करना कि सब लोग ठीक काम कर रहे हैं और लोग अपनी ड्यूटी पे टाइम पे अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं। सुपरवाइज़र सुपरवाइज कर रहा है लोगों को, वर्कर्स को, कि सब काम ठीक हो रहा है, सफाई सुथराई प्रोडक्शन मेयार के इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक हो रही है। प्रोडक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज कर रहा है, तो इसलिए ये प्रोडक्शन कॉस्ट में क्लासीफाई होता है। जी एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा जी नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, ये काफ़ी अहम क्लासिफिकेशन है जी, क्लासिफिकेशन बाय नेचर। कॉस्ट को नेचर क्लासिफाई करना चाहें तो 2 कैटेगरीज में हम उसको क्लासिफाई करते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और दूसरी क्लासिफिकेशन होती है इनडायरेक्ट कॉस्ट।
क्लासिफिकेशन बाय नेचर, हमें कंपनी की पूरी कॉस्ट का ब्रेकअप दिया जाए, पूरे साल का या महीने का उसका हिसाब दिया जाए, हमारी कंपनी में ये खर्चे हुए हैं, प्रोडक्शन नॉन प्रोडक्शन सारे खर्चे इकट्ठे करके हमें पूल दे दिया जाए और हमसे कहा जाए इसको बाय नेचर अलग करो। तो बाय नेचर हम कॉस्ट को दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, एक डायरेक्ट कॉस्ट और एक इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? तो भाई सबसे पहले डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट होती है, प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब यहां पे अब ओवरलैपिंग थोड़ी सी आ रही है, अब हम साथ साथ थोड़ा फंक्शन को भी डिस्कस कर रहे हैं। प्रोडक्शन कॉस्ट जो हमने फंक्शन क्लासिफिकेशन पढ़ी थी, उस प्रोडक्शन कॉस्ट का एक पोर्शन डायरेक्ट कॉस्ट होगा और प्रोडक्शन कॉस्ट का एक पोर्शन इनडायरेक्ट कॉस्ट होगा। इसका एक और मतलब ही निकला है यहीं से ही कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी इनडायरेक्ट होती हैं। आपने इनडायरेक्ट की बात अभी पढ़नी है, डेफिनेशन पढ़नी है, लेकिन मैं आपको कम से कम पहचान बता रहा हूं। ये पहला जुमला क्या लिखा है? इट इज अ पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट पार्ट ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट है। वो कौन सा पार्ट है उसको हम समझेंगे अभी, लेकिन एक पार्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में से डायरेक्ट होगा और एक पार्ट प्रोडक्शन कॉस्ट में से इनडायरेक्ट होगा। लेकिन साथ ही हम यहां से जो समझ सकते हैं कि नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सारी की सारी इनडायरेक्ट है, उनमें कोई डायरेक्ट पोर्शन नहीं होता, सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट कॉस्ट क्या होती है? डायरेक्ट कॉस्ट is the cost that can be directly traced with accuracy to a specific cost object, मतलब प्रोडक्ट। डायरेक्ट कॉस्ट वो प्रोडक्शन कॉस्ट है जो विद एक्यूरेसी प्रोडक्ट पे ट्रेस की जा सके। हमने फर्नीचर वर्कशॉप की मिसाल लेके हम चले थे, यही हम डेस्क की मिसाल लें जिस पे आप लोग बैठे हुए हैं। अब इसको बनाने में जो प्रोडक्शन कॉस्ट लगी उनकी हम अगर एग्जांपल मैं आपके सामने लाऊं, इस पे बनाने में एक इसका फैब्रिक इस्तेमाल हुआ, इसमें फोम लगा, इसमें स्टील पाइप्स लगे हुए हैं, इसमें वुडन शीट्स हैं, इसमें स्क्रूज हैं। फिर जब ये बन रहा था तो इसकी फिनिशिंग के लिए सैंड पेपर भी यूज़ हुआ होगा, जिससे रगड़ाई करके स्मूथ करके पेंट किया होगा। जब ये हो रहा था तो मे बी इसको जोड़ने के लिए ग्लू भी इस्तेमाल हुई होगी। जब ये फैक्ट्री में बन रहा था तो यकीनन ड्रिल चली होगी जिसमें बिजली भी इस्तेमाल हुई होगी। ये सारी चीज़ें इसको बना, ये सारी मैं प्रोडक्शन कॉस्ट की मिसाल दे रहा हूँ। ये जिस फैक्ट्री में बन रहा था उस फैक्ट्री का किराया भी गया होगा। ये जिस फैक्ट्री में बन रहा था वहाँ पे प्रोडक्शन वर्कर था जिसने इसको कटिंग की, इसकी असेंबली की, इसकी फिनिशिंग की। दीज आर ऑल प्रोडक्शन कॉस्ट। अब डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का वो हिस्सा विच कैन बी ट्रेस्ड विद एक्यूरेसी कि भाई इस डेस्क पे कितना खर्चा आया। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपसे मैं कहूं कि इस डेस्क पे बनाने पे लकड़ी कितने रुपए की लगी, कैन वी मेजर दिस विद एक्यूरेसी? आंसर इज यस। हम इस लकड़ी का साइज नाप सकते हैं और हमें पता है भाई ये शीट कितने की आती है, उसमें से ये टुकड़ा कितने का बना होगा। यू कैन मेजर विद एक्यूरेसी। अगर मैं आपसे पूछूं इस एक डेस्क को बनाने में पाइप जो ये पिलर बने हुए हैं ये कितने फुट लगा, मेजर कर सकते हैं? वी कैन मेजर विद एक्यूरेसी कि भाई 4 पिलर मुझे नजर आ रहे हैं, चारों का मैं साइज मेजर करूं, पर फुट मैंने कितनी कॉस्ट पे की है, तो पाइप की कॉस्ट पर डेस्क कितनी है मैं आसानी से मेजर कर सकता हूं। मैं आपसे पूछूं, मुझे बताइए इस डेस्क को बनाने में बिजली कितने की लगी, बता सकते हैं आप विद एक्यूरेसी? नो, ये नहीं बताया जा सकता है। प्रोडक्शन कॉस्ट पर बताया नहीं जा सकता। मैं आपसे पूछूं इस डेस्क को बनाने में सैंड पेपर कितने रुपए का इस्तेमाल हुआ, कैन वी मेजर इट विद एक्यूरेसी? आंसर इज नो, क्योंकि सैंड पेपर कभी एक डेस्क में खत्म हो जाता, कभी एक पेपर 2-3 डेस्क पे चला जाएगा। वी कैन नॉट मेजर इट विद एक्यूरेसी। तो अब यहां से आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट का मतलब समझिए। डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का वो हिस्सा है जो आप विद एक्यूरेसी मेजर कर सकते हो पर यूनिट कितना लगा। जैसे हमने बात की ये शीट वुडन जो है, वी कैन मेजर इट विद एक्यूरेसी। जैसे हमने बात की ये पाइप्स, वी कैन मेजर इट विद एक्यूरेसी। जैसे हम ये कपड़ा जो लगा है, वी कैन मेजर इट विद एक्यूरेसी। ये सारी डायरेक्ट कॉस्ट की मिसालें हैं। और इनडायरेक्ट कॉस्ट की मिसाल है बिजली, इनडायरेक्ट कॉस्ट की मिसाल है फैक्ट्री का रेंट, पर यूनिट कितना लगा हमें क्या पता, भी वो तो हम पर मंथ देते हैं पूरी फैक्ट्री का, उसमें तो इस डेस्क के अलावा कुर्सियां भी बनती हैं, बहुत कुछ बनता है। सो
दिस इज सिंपल डिफरेंशिएशन बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट कॉस्ट। अभी हम मजीद इस पे बात करेंगे, लेकिन डायरेक्ट कॉस्ट क्या है? प्रोडक्शन कॉस्ट का वो हिस्सा विच कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी पर यूनिट, कि एक यूनिट बनाने पे प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी लगी। अगर आप विद एक्यूरेसी मेजर कर सकते हो तो वो डायरेक्ट है, अगर विद एक्यूरेसी मेजर नहीं कर सकते तो वो इनडायरेक्ट है। ये असूल आपने याद रखना है, ठीक है जी। और बाकी मैंने उस असूल को समझने के लिए आपको मिसालें दी हैं। चीज आपको क्लियर करूं कि हम लर्निंग का तरीका, अक्सर बच्चे याद रखते हैं असूल को नहीं, मिसालों को। ये गलत अप्रोच होती है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे कहा जी रेंट फैक्ट्री का वी कैन नॉट मेजर विद एक्यूरेसी, तो इसलिए ये इनडायरेक्ट है, क्योंकि रेंट हम पर मंथ पे कर रहे हैं। तो अब बच्चा इनडायरेक्ट की डेफिनेशन भूल गया। ये याद रख लिया रेंट इनडायरेक्ट होता है, ये नहीं याद रखा कि रेंट इनडायरेक्ट क्यों है। ठीक है जी, ये जरा फर्क समझना जरा, क्योंकि ये बड़ी गलती करते हैं आप लोग। मैंने आपको बताया रेंट इनडायरेक्ट क्यों है, क्योंकि रेंट हम मंथ पे कर रहे हैं और हमारा खर्चा तो वो डायरेक्ट होता है जो पर यूनिट हमें पता लगे। तो रेंट तो हम पर यूनिट पे ही नहीं करते, हम तो वो पर मंथ पे करते हैं। तो पर यूनिट रेंट जब दिया नहीं तो वो हम पर यूनिट कैसे मेजर कर सकते हैं, वो तो इनडायरेक्ट है। तो अगर आपने असूल याद नहीं रखा, सिर्फ ये याद रख लिया रेंट इनडायरेक्ट है, यू मे कम अक्रॉस अ क्वेश्चन जिसमें एग्जामिनर ने लिखा हो कि आप रेंट पर यूनिट प्रोड्यूस पे करते हैं, उस केस में तो रेंट डायरेक्ट हो जाता है। लेकिन अगर आपने असूल याद नहीं रखा और ये याद रखा वह रेंट इनडायरेक्ट होता है, तो आप गलत हो जाओगे। तो हमेशा असूल याद रखने हैं, प्रिंसिपल याद रखने हैं और चीज़ों को उन पे असूलों पे परख के फैसला करना है। हमने ये याद नहीं रखना कि रेंट इनडायरेक्ट होता है, हमने ये याद रखना है कि रेंट अगर पर मंथ पे हो रहा है तो पर यूनिट एक्यूरेसी से हम मेजर नहीं कर सकते, इसलिए इनडायरेक्ट है। असूल के साथ चीज़ें याद रखेंगे। अच्छा जी, अब डायरेक्ट कॉस्ट, अब प्रोडक्शन कॉस्ट में एक तो हमने क्लासिफिकेशन बाय नेचर में, साथ मैंने आपको बाय फंक्शन का थोड़ा सा हमने यहाँ पे टच लाए कि मैंने कहा जी सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट जो है उसमें डायरेक्ट कॉस्ट होती है। अब इसको फर्दर बाय एलिमेंट भी देखा जा सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट में मटेरियल भी होता है, डायरेक्ट कॉस्ट में लेबर भी होती है, डायरेक्ट कॉस्ट में अदर एक्सपेंसेस भी होते हैं। मतलब वी कैन हैव डायरेक्ट मटेरियल, वी कैन हैव डायरेक्ट लेबर, वी कैन हैव डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डेफिनेशन वही है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वो मटेरियल जो इस प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ और उसकी कॉस्ट पर यूनिट हम एक्यूरेसी से मेजर कर सकते हैं। अब मैं दोबारा इस एंगल से इसको डिस्ट्रीब्यूशन बताऊं तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है? वही बातें, ये लकड़ी की जो शीट है ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल क्या है? ये जो लोहे का पाइप है ये डायरेक्ट मटेरियल है। डायरेक्ट मटेरियल ये कपड़ा, ये डायरेक्ट मटेरियल है। सो वो प्रोडक्शन कॉस्ट का वो मटेरियल जो प्रोडक्ट बनाने में इस्तेमाल हुआ एंड इट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, वो डायरेक्ट मटेरियल है। लेकिन प्रोडक्शन में और भी मटेरियल इस्तेमाल हुए हैं, जैसे सैंड पेपर, वो भी मटेरियल है, बट इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, वो इनडायरेक्ट है। मैं अब साथ साथ इनडायरेक्ट को भी कवर करता जा रहा हूं, वो इनडायरेक्ट है। जैसे लुब्रिकेशन ऑयल फॉर द मशीन्स, जिसमें इसकी कटिंग हुई, जिससे इसकी फिक्सिंग हुई, उसमें लुब्रिकेशन ऑयल हमने यूज किया, वो भी मटेरियल है। लेकिन दैट मटेरियल कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, वो इनडायरेक्ट मटेरियल है। जैसे जिस फैक्ट्री में काम हो रहा है वहाँ पे स्वीपर सफाई वगैरह कर रहे होते हैं, तो सफाई में कपड़ा इस्तेमाल होता है, कुछ झाड़ू चीज़ें इस तरह इस्तेमाल होती हैं, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस में मटेरियल इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इनडायरेक्ट है। सो डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल होता है। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर होती है। डायरेक्ट लेबर क्या है? सेम डेफिनेशन, एम्प्लॉइज को सैलरी पे की एंड यू कैन मेजर विद एक्यूरेसी कि एम्प्लॉइज को जो सैलरी पे की है पर यूनिट कितनी है। फॉर एग्जाम्पल, आपके टेबल बनाने की जिम्मेदारी आपने दी हुई है अपने कारपेंटर को, जिसका काम है इनको कट करना, इनको जोड़ना, इनको फिनिश करना। नॉर्मली इस तरह के प्रोडक्शन के काम में
उनकी सैलरी, आगे हमने लेबर का चैप्टर भी पढ़ना है जिसमें डिफरेंट मेथड्स ऑफ रेम्युनरेशन पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मली हमने उनसे एग्री किया होता है कि हम आपको पर टेबल पैसे पे करेंगे। जो कारपेंटर है, जो इंचार्ज है प्रोडक्शन का, हमने उसको पर टेबल पैसे एग्री किए हैं कि जी हम आपको से 1000 रुपया पर टेबल पे करेंगे। अब कारपेंटर वर्कर को हमने 1000 रुपीज पर टेबल पे करने हैं, उसकी सैलरी डायरेक्ट कॉस्ट है कि उसके हम जो पे कर रहे हैं पर टेबल 1000, हमें पता लग रहा है एक टेबल पे कितनी सैलरी पे की है, तो वो डायरेक्ट लेबर क्लासिफाई होगी। लेकिन हमारी फैक्ट्री में लेबर सिर्फ प्रोडक्शन वर्कर को नहीं जा रही, सैलरी सिर्फ प्रोडक्शन वर्कर को नहीं जा रही, सैलरी उसके हेल्पर्स को भी जा रही है, सैलरी फैक्ट्री के स्वीपर्स को भी जा रही है, सैलरी फैक्ट्री के सिक्योरिटी गार्ड को भी जा रही है। तो क्या हम हेल्पर की सैलरी पर यूनिट पे करते हैं? द आंसर इज नो। हेल्पर का काम तो 3-4 जो प्रोडक्शन वर्कर हैं, किसी को थोड़ी पकड़ाना, किसी को आरी पकड़ाना, किसी को पेचकस पकड़ाना, हैमर पकड़ाना, उसका तो काम ये है। तो उसकी सैलरी पर मंथ है, पर यूनिट तो है ही नहीं, तो उसकी सैलरी इनडायरेक्ट लेबर है। इसी तरह स्वीपर, वो भी प्रोडक्शन टीम का हिस्सा है, उसका काम है जी जो वर्कर्स काम कर रहे हैं उनके इर्द गिर्द का वर्क एनवायरनमेंट, वर्क स्पेस को क्लीन रखना, कोई जो वेस्टेज है उसको उठा के डस्टबिन में डालना, वो भी प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, बट उसकी सैलरी भी पर यूनिट नहीं है, उसको भी पर मंथ पे कर रहे हैं, काम है जी सफाई रखना, तो वो भी लेबर है लेकिन इनडायरेक्ट लेबर है। सो मटेरियल में भी डायरेक्ट मटेरियल भी है, इनडायरेक्ट मटेरियल भी है। हम प्रोडक्शन कॉस्ट को भी सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं क्योंकि प्रोडक्शन कॉस्ट में ही सिर्फ डायरेक्ट कॉस्ट होती है। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर भी है, प्रोडक्शन कॉस्ट में इनडायरेक्ट लेबर भी है। प्रोडक्शन कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, प्रोडक्शन कॉस्ट में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं। डेफिनेशन वही रहेगी, वो खर्चा जो पर यूनिट मेजर किया जा सके। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस की मैं अगर बात करूं तो फैक्ट्री का रेंट अदर एक्सपेंस इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट एक्सपेंस की बात करूं तो बिजली का बिल अदर एक्सपेंस इनडायरेक्ट, पर यूनिट मेजर नहीं किया जा सकता। डायरेक्ट एक्सपेंस की मिसाल अगर हम लेना चाहें तो इस डेस्क को बनाने के लिए आप शायद देख रहे हैं इसके नीचे पिलर है, पिलर के नीचे एक प्लेट लोहे की लगी हुई है जिससे ये फिक्स हुआ है। आई एम जस्ट क्रिएटिंग एन एग्जाम्पल। ये जो प्लेट लोहे की कटी हुई है, इसके लिए हम मटेरियल जो खरीदते हैं वो एक लोहे की एक शीट खरीदते हैं और उस शीट को इन साइजेस में कट किया जाता है। वो कटिंग मशीन हमारे पास नहीं है जो लोहे की शीट को इस टुकड़े में काटती है। उसके लिए हम अपने किसी वर्कर को भेजते हैं कि भाई वो फलानी वर्कशॉप पे जाओ, उनसे कहो ये 6 इंच बाय 6 इंच के इसके टुकड़े काट दें, और पर यूनिट उनको हम 50 रुपये पे करते हैं। अब हमने क्या किया, एक थर्ड पार्टी से प्रोडक्शन में हेल्प ली, उनको कहा कि ये लोहे की शीट के 6 इंच बाय 6 इंच के टुकड़े काट दें। मटेरियल हमने दिया, उनने कट करके मैं वापस कर दिया अपनी मशीन की मदद से। अब ये ना मटीरियल खर्चा जो हमने उसको पे किया, दिस इज नाइदर मटीरियल नॉर लेबर, दिस इज अदर एक्सपेंस, क्योंकि हमने उसको किस काम के पैसे दिए, अपनी मशीन से लोहे की शीट को काटना। तो ये मटीरियल हमारा है, मशीन से कटिंग हुई है, हमने मशीन का एक तरह का उसको किराया दिया है मशीन यूज करने का, ये अदर एक्सपेंस है। एंड दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस, क्योंकि हमें पता है हमने एक डेस्क में 1 2 3 4 टुकड़े लगाए हैं और 4 टुकड़ों पे 50 रुपए के हिसाब से 200 रुपये हमने पे किए हैं। पर डेस्क कितने पैसे पे हुए, कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। दिस इज डायरेक्ट अदर एक्सपेंस। बिजली का बिल डायरेक्ट, इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंस। सो डायरेक्ट कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट का वो हिस्सा जो कि पर यूनिट विद एक्यूरेसी मेजर किया जा सकता है। डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट मटेरियल भी आता है, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट लेबर भी आती है, डायरेक्ट कॉस्ट में डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। रॉयल्टी इज अनदर एक्सपेंस, इज अनदर एग्जांपल ऑफ डायरेक्ट एक्सपेंस। व्हाट इज रॉयल्टी? रॉयल्टी क्या होती है जी, कौन बताएगा? एनी वॉलंटियर? कोई बच्चा हाथ खड़ा करे रॉयल्टी के ऊपर बात कर सके। जी 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 बेटा। जी बिल्कुल, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ रॉयल्टी, बट देयर कुड बी अदर सिनेरियोज एज वेल।
रॉयल्टी मैं भी इसको मिसाल से आपको समझाता हूँ कि ये आपके साथी ने एक राइटर की मिसाल दी कि एक राइटर ने किताब लिखी, उसने एक पब्लिशर को दी, उसने पब्लिशर ने किताब छा के बेची, राइटर से उसका एग्रीमेंट है, पर बुक आपको एक्स अमाउंट में आपको रॉयल्टी, आपकी एफर्ट्स जो आपने की हैं उसका रिटर्न आपको पर बुक आपको मिलेगा। लेकिन ये रॉयल्टी बेसिकली एक और अंदाज में भी देखी जा सकती है, मैन्युफैक्चरिंग अंदाज में भी देखी जा सकती है। आपके इवन ये ब्रांड्स हैं बड़े बड़े, KFC, मैकडोनल्ड, बेसिकली मैकडोनल्ड है अमेरिकन कंपनी है, यहाँ पे जो KFC बेच रहे हैं वो पाकिस्तानी कंपनी है। पाकिस्तानी कंपनी ने अमेरिकन कंपनी से एक एग्रीमेंट किया कि आप हमें अपना नाम इस्तेमाल करने दें, आप हमें अपनी रेसिपी दे दें। ये कहीं पे भी किसी भी बिजनेस में ये चीज़ हो सकती है कि एक कंपनी एक इंटरनेशनल ब्रांड से सपोर्ट लेती है, टेक्निकल सपोर्ट, ब्रांड सपोर्ट। उस टेक्निकल सपोर्ट, ब्रांड सपोर्ट के बदले एक रेगुलर पेमेंट की जाती है उस बड़े ब्रांड को, उसको हम रॉयल्टी कहते हैं। जैसे मैकडोनल्ड का मे बी अमेरिकन कंपनी से एग्रीमेंट होगा कि हम अपनी सेल का 10% आपको पे किया करेंगे। हम 100 रुपये का बर्गर बेचेंगे, 10 रुपये आपको भेजेंगे, हम 1000 रुपये का बर्गर भेजेंगे, हम 100 रुपये आपको भेजेंगे। 10% ऑफ सेल्स हम आपको एज रॉयल्टी पे करेंगे। अब रॉयल्टी भी अदर एक्सपेंस है, मटेरियल नहीं है, लेबर नहीं है, तो अदर एक्सपेंस हो गया। एंड दिस इज डायरेक्ट एक्सपेंस। वी कैन ईजिली मेजर पर यूनिट कितने पैसे दे रहे हैं। 250 का बर्गर बेचा है तो 25 रुपये जाएंगे, 25 रुपये पर यूनिट आपने पे किया। आपने 300 का बर्गर बेचा है तो 30 रुपये जाएंगे, 30 रुपीज़ पर यूनिट। दिस इज नाइदर मटीरियल नॉर लेबर, दिस इज अदर एक्सपेंस, रॉयल्टी इज अदर एक्सपेंस एंड इट इज डायरेक्ट एक्सपेंस, कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। पर यूनिट कितने पैसे गए जी बेटा? रॉयल्टी जनरली, जैसे आपके साथी ने भी मिसाल दी, ऑथर को पर यूनिट पर बुक दी जाएगी। जैसे मैं भी आपको मिसाल दे रहा हूं, रेवेन्यू का X% दिया जाएगा। रॉयल्टी प्रॉफिट के ऊपर जनरली पे नहीं की जाती, उसको हम रॉयल्टी शायद फिर नहीं कह रहे होंगे, ठीक है, क्योंकि प्रॉफिट पे बात करेंगे ना तो आप तो बनने ही जादूगर जा रहे हो, अकाउंटेंट जो प्रॉफिट का जादूगर कहलाता है। तो प्रॉफिट को लॉस में कन्वर्ट करना, आपने एग्रीमेंट कर लिया प्रॉफिट का कि हम तो प्रॉफिट का 10% देंगे, प्रॉफिट कभी आना ही नहीं आपका, तो फिर दोगे क्या? तो इसलिए ऐसा एग्रीमेंट होता ही नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट्स में जगलरी हो सकती है, प्रॉफिट मैनिपुलेट हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का एग्रीमेंट नहीं होता। एग्रीमेंट, प्रॉफिट का एग्रीमेंट वो करेगा जो आपका पार्टनर है, जो आपके साथ कारोबार में बैठा हुआ है, जो खुद बैठ के देख रहा है कि आप कोई जगलरी तो नहीं कर रहे। जो बाहर अमेरिका में बैठा है वो आपसे प्रॉफिट का एग्रीमेंट नहीं करेगा, वो आपसे सेल्स का एग्रीमेंट करेगा, ठीक है। रॉयल्टी जनरली सेल्स पे ही एग्री की जाती है, वो राइटर को रॉयल्टी पे होनी है या वो किसी मैन्युफैक्चरिंग इदारे को रॉयल्टी पे होनी है, वो सेल्स पे ही पे की जाएगी, ठीक है जी। एनी अदर क्वेश्चन? तो जनाब डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन, डायरेक्ट कॉस्ट के फर्दर मटेरियल, लेबर, अदर एक्सपेंसेस में उसकी एग्जांपल्स हमने देखी। जी बेटा कोई सवाल यहाँ से करना चाहते हैं? सर्विसेज और नॉलेज जो प्रोवाइड करते हैं उसकी जो रॉयल्टी मिलती है वो इंडायरेक्ट नहीं होती? रॉयल्टी मिलती है सर्विसेज और नॉलेज, मतलब एग्जांपल से बात करें, जैसे हमने भी किताब की बात की, मैंने एक किताब लिखी, वो पब्लिशर ने छाप दी, तो उसने राइटर को पर बुक एग्री किया एक एक्स अमाउंट, वाई अमाउंट। इनडायरेक्ट किस हिसाब से आप कह रहे हैं? जैसे एसी सर्विस के लिए बेटा वो रॉयल्टी नहीं, वो तो सर्विस चार्ज है ना। वो नहीं, वो एसी सर्विस के लिए वो नॉलेज हमने एक्सपर्ट को हायर किया, वो नॉलेज दे रहा है कि एसी को इस तरह रिपेयर करना है या इसकी सर्विस करनी है। नहीं बेटा वो नॉलेज नहीं दे रहा, वो हमें सर्विस दे रहा है, वो हमें एसी ठीक करके दे रहा है। सर्विस एसी ठीक करने वाला कहीं और है, लेकिन वो ऊपर खड़ा होकर उसका नॉलेज और सिखा रहा है। बेटा को प्रैक्टिकल बात करें, ऐसा प्रैक्टिकली होते देखा कभी आपने? बेटा प्रैक्टिकल दुनिया की एग्जांपल देनी है ना, दुनिया में कैसे होता है एग्जांपल वहाँ से लानी है। मतलब मैंने तो कभी ऐसी ज़िंदगी में काफ़ी ठीक करवाया, मैंने कभी ऐसे नहीं देखा एक बंदा फ़ोन पे बोल रहा है अब ये तार छेड़, अब वो तार छेड़। वो तो आता है बंदा नॉलेजेबल होता है, उसने किसी इदारे से ट्रेनिंग ली हुई है, किसी वर्कशॉप से काम सीखा हुआ है, वो आएगा मेरा एसी खुद ठीक करके चला जाएगा। उसने पीछे नॉलेज लिया हुआ है, सीखा हुआ है, ट्रेनिंग ली हुई है, उसकी उसने फ़ीस पे की हुई है, ठीक है। वो किसी इदारे को पे की है, किसी इंडिविजुअल को पे की है, किसी वर्कशॉप को पे किया है, वो नॉलेज एक्वायर करके आया, मुझे उसने सर्विस दी है। मेरी बात करें, मैं उससे एसी ठीक करवा रहा हूँ तो वो मुझे सर्विस दे रहा है और उसके मुझसे फीस ले रहा है, इसमें रॉयल्टी का एलिमेंट कहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे। लेकिन टैक्स में तो
थी डेफिनेशन, वहाँ पे इन दोनों में फ़र्क था। मुझे फिर एग्जाम्पल थोड़ा सा प्रैक्टिकल देना, क्योंकि जो आप बात कहना चाह रहे हो प्रैक्टिकल मुझे लग नहीं रही और मैं पहुंच नहीं पा रहा आप क्या कह रहे हैं। जी बेटा आप बताएं। हमारा प्रोडक्शन प्लांट है, हाँ। वो खराब हुआ है, हमने बाहर के इंजीनियर को बुलाया कि हमारे इंजीनियर को ठीक करना चाहिए। वो एग्जांपल दी भाई मेरे क्लास में वो बेटा आपने बाहर के इंजीनियर को बुलाया कि हमारे इंजीनियर को ट्रेन करे, प्रोडक्शन प्लांट इट इज स्टिल नॉट रॉयल्टी। आपने इंजीनियर को ट्रेन किया है, हमने डायरेक्ट कॉस्ट की एग्जांपल क्या बनाई, पर यूनिट प्रोड्यूस्ड। उसने आपके इंजीनियर को ट्रेन किया है कि प्लांट कैसे रिपेयर करना है, तो प्लांट की रिपेयर पे खर्चा आया, उसमें इंजीनियर की ट्रेनिंग कॉस्ट भी आ गई। दिस रिमेन्स इनडायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि पर यूनिट खर्चा कितना आया, डेफिनेशन तो ये है कि एक डेस्क बनाने पे कितना खर्चा आया, एक बर्गर बनाने पे कितना खर्चा आया। अब वो बर्गर बनाने वाली की मशीन को ठीक किया गया है तो दैट इज इनडायरेक्ट, हम उसको ट्रेस नहीं कर सकते पर बर्गर कितना खर्चा आ रहा है। वो मशीन ठीक होने के बाद 6 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, हमें क्या पता। हम तो डायरेक्ट कॉस्ट की डेफिनेशन ही ये रखी हुई है कि भाई पर यूनिट प्रोड्यूस्ड जो खर्चा विद एक्यूरेसी हम मेजर कर सकते हैं वो डायरेक्ट है, जो पर यूनिट प्रोड्यूस्ड विद एक्यूरेसी मेजर नहीं हो सकता वो इनडायरेक्ट है। ठीक है, मेरा ख्याल है जो आपके साथी ने एग्जांपल दी दैट वाज, वो इसी की बात कर रहे थे आपसे, इसी तरह की बात करना चाह रहे थे आप। चले आप इसको सोच लीजिएगा, जहन में एग्जांपल अगर आ जाए तो हम कल बात कर लेंगे, कोई इशू नहीं। ठीक है, एग्जांपल आ जाएगी तो हम कल बात कर लेंगे इस पर, क्योंकि अभी जो आप एग्जांपल दे रहे थे दैट इज नॉट प्रैक्टिकल, वो होता नहीं। वो आपके साथी ने जो बात की दैट इज प्रैक्टिकल, उसको आई एक्सप्लेन। ठीक है, आप सोचिएगा, एग्जाम्पल आपको समझ आए आप मुझसे फिर पूछ लीजिएगा, कोई इशू नहीं। जी एनी अदर क्वेश्चन। बेटा रेसिपी आपने ली लेकिन एग्री क्या किया, पर बर्गर सोल्ड 10 रुपए पे करेंगे, लेकिन रेसिपी आपने वन ऑफ 50,000 दे के खरीद ली, देन इट इज नॉट रॉयल्टी, इट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट, क्योंकि फिर पर यूनिट तो आप नहीं पे कर रहे। आपने 50,000 दे के रेसिपी का फॉर्मूला ले लिया है, अब आप उसको साल इस्तेमाल करें, 2 साल इस्तेमाल करें, उसे 1 बर्गर बनाएं, उसे 10 बर्गर बनाएं, उसे 10 साल बर्गर बनाते रहें, आपने पर यूनिट तो पे नहीं करना ना। तो असूल बड़ा सीधा सा है कि पर यूनिट कॉस्ट आप मेजर कर सकते हैं तो डायरेक्ट है, अगर पर यूनिट मेजर नहीं कर सकते तो इनडायरेक्ट है। रॉयल्टी पे कर रहे हैं, मैंने क्या बोला, पर आपको 10% ऑफ द सेल्स, तो वो तो पर यूनिट मेजर हो सकती है ना। एक बर्गर 100 रुपए का है तो उसकी रॉयल्टी 10 रुपए है, एक बर्गर 200 का है तो उसकी रॉयल्टी 20 रुपए। तो अगर आप पर यूनिट रॉयल्टी पे कर रहे हैं, यस इट इज रॉयल्टी, इट इज डायरेक्ट। लेकिन अगर आपने फार्मूला के एक दफा पैसे पे कर दिए हैं देन डायरेक्ट कॉस्ट नहीं है ये, क्योंकि उस फार्मूले से आप 1 यूनिट बनाएं, 100 बनाएं, 1000 बनाएं, लाख बनाएं, ये तो आपके कारोबार का चलने पे ना, चलता जाए तो आप 10 साल उससे यूनिट बनाते रहें, बट पेमेंट तो एक दफा कर दी आपने, इट इज नॉट डायरेक्ट। जी बेटा स्टाफ, ये भी तो डायरेक्ट नहीं है ना बेटा। स्टाफ को ट्रेन किया आपने, प्रोडक्ट पे खर्चा कितना आया, पर यूनिट खर्चा कितना आया, इट कैन नॉट बी मेजर्ड। स्टाफ ट्रेन हो गया, वो आपका 6 महीने चले, साल चले, 2 साल चले, प्रोडक्शन करता रहेगा, ट्रेनिंग कॉस्ट आपने एक दफा पे कर दी, इट इज नॉट डायरेक्ट कॉस्ट। जी जनाब, एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल। डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट को हमने डिस्कस किया, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस। इसी तरह ही इनडायरेक्ट मटेरियल, लेबर और इनडायरेक्ट अदर एक्सपेंसेस, ये हमने साथ ही कवर कर लिया। अब इनके लिए साथ ही एक टर्म मैं और आपसे डिस्कस कर लूँ, डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं। डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इसके टोटल को हम प्राइम कॉस्ट भी कहते हैं। ये छोटी छोटी टर्म्स हैं, साथ साथ ऐड करते जा रहे हैं। टोटल ऑफ डायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज प्राइम कॉस्ट एंड टोटल ऑफ इनडायरेक्ट कॉस्ट इज नोन एज ओवरहेड्स। डायरेक्ट कॉस्ट सिर्फ प्रोडक्शन कॉस्ट होती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में प्रोडक्शन कॉस्ट भी आती हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट में नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट सारी आ जाती हैं। इनडायरेक्ट कॉस्ट का टोटल ओवरहेड्स कहलाता है, और ओवरहेड्स में फिर फर्दर जो प्रोडक्शन की इनडायरेक्ट कॉस्ट है उसको प्रोडक्शन ओवरहेड्स कह देते हैं। एडमिन इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स एटसेट्रा। तो हमने अब यहां पे चीजें थोड़ी सी जो पीछे से क्लासिफिकेशन पढ़ी थी उनको सबको यहां पे डिस्कस कर लिया। हमने
क्लासिफिकेशन बाय नेचर में बाय फंक्शन को भी डिस्कस किया, बाय एलिमेंट को भी डिस्कस किया। तो एक तरह की आप कह सकते हैं कि जो 3 क्लासिफिकेशन अब तक हम पढ़ चुके हैं वो तीनों इस हेडिंग में हमारी डिस्कस हुई हैं। मैं फिर एक बार समराइज करूं, कॉस्ट हमारी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, या बल्कि हम इसको किस अंदाज से देखें, मैं चलिए एक अगर डायग्राम एक क्रिएट करने की कोशिश करता हूं कि हमारे पास टोटल कॉस्ट जो हमारे इदारे की होती है इसके हम 2 हिस्से करें अगर, एक प्रोडक्शन कॉस्ट, एक नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट में हमने बात की, इसकी फर्दर 2 हिस्से किए जा सकते हैं, एक डायरेक्ट, एक इनडायरेक्ट, और नॉन प्रोडक्शन कॉस्ट तो होती ही इनडायरेक्ट है, ऐसा ही है। फिर हमने मज़ीद जो बात की कि डायरेक्ट कॉस्ट में आपका मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। इसी तरह इनडायरेक्ट कॉस्ट में भी आपका मटेरियल भी हो सकता है, लेबर भी हो सकती है, और अदर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं। ये जो बात है हमने की कि टोटल कॉस्ट को हम किस तरह व्यू कर सकते हैं, ये बाय फंक्शन क्लासिफिकेशन आ गई, ये बाय नेचर क्लासिफिकेशन आ गई, और ये बाय एलिमेंट भी बीच में कवर होगी। तो ये अब तक हमारी डिस्कशन की समरी है। हमें बाय फंक्शन की डेफिनेशन भी क्लियर है, हमें बाय नेचर की डेफिनेशन भी क्लियर है, हमें बाय एलिमेंट का फ़र्क भी पता है। तो ये अभी तक की डिस्कशन हमने यहाँ पे समराइज की है। कोई सवाल जी? बाय नेचर क्लासिफिकेशन में कोई इशू? जी बेटा। अकाउंटेंट की सैलरी कैन यू मेजर पर यूनिट? क्या उसको पर यूनिट पे कर रहे हैं? असूल क्या है कि अगर पर यूनिट विद एक्यूरेसी मेजर की जा सकती है तो डायरेक्ट है। अकाउंटेंट की सैलरी तो पर मंथ जाती है। अकाउंटेंट तो डेस्क बना ही नहीं रहा, तो उसकी सैलरी पर यूनिट ऑफ डेस्क कैसे हो सकती है? इनडायरेक्ट कॉस्ट। अच्छा, एक और असूल भी मटेरियल के लिए और लेबर के लिए एक और गाइडलाइन याद रखिएगा। मटेरियल डायरेक्ट क्या है, हमने बात की, मटेरियल डायरेक्ट वो है जो विद एक्यूरेसी पर यूनिट मेजर किया जा सके। इसको एक और अंदाज से भी लिखा जाता है। डायरेक्ट मटेरियल वो है जो फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया, ये भी कहा जाता है। डायरेक्ट मटेरियल वो है जो फिनिश प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया। जैसे मैं दोबारा मिसाल दूं आपको, सैंड पेपर क्या इस टेबल का हिस्सा बना, इस डेस्क का हिस्सा बना? क्या लुब्रिकेशन ऑयल जो मशीन में डाला वो इस डेस्क का हिस्सा बना? लेकिन लकड़ी की शीट डायरेक्ट मटेरियल हिस्सा बना, लोहे के पाइप हिस्सा बना, कपड़ा हिस्सा बन गया प्रोडक्ट का। तो ये भी एक वे है डायरेक्ट मटेरियल को जज करने का कि मटेरियल डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। कि अगर मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज हुआ वो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा बन गया है तो वो डायरेक्ट है। मटेरियल जो प्रोडक्शन में यूज हुआ वो फाइनल प्रोडक्ट का हिस्सा नहीं बना, वो इनडायरेक्ट है। ये एक अनदर एंगल है टू डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मटेरियल। जी बेटा। पहला क्राइटेरिया वही है, इफ इट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने पेंट की अगर हम बात करें तो दैट कैन बी मेजर्ड विद रीजनेबल एक्यूरेसी, कि पर डेस्क कितना पेंट लग रहा है, दैट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। नॉर्मली आप किसी भी पेंटर के पास जाते हो, आप कहते हो ये घर कमरा पेंट करवाना है, तो आपको विद एक्यूरेसी बताते हैं इसको ये 5 बाल्टियाँ लगेंगी। वो मेजर करते हैं एरिया, कितना एरिया है, अपने इनका कैलकुलेशन से इतनी बाल्टियाँ पेंट लगेगी। दे कैन मेजर विद एक्यूरेसी कितना पेंट लग रहा है। तो सेम कैन बी डन विद दिस पेंट हियर। वो क्राइटेरिया होल्ड्स कि इफ इट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। बट अगेन मैं कह रहा हूं आपको क्वेश्चन को पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में एक कॉस्ट एक क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन के मुताबिक डायरेक्ट हो सकती है, वही कॉस्ट दूसरे क्वेश्चन में इनडायरेक्ट हो सकती है। जैसे मैंने रेंट की आपको मिसाल दी, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि आप फैक्ट्री का रेंट पर मंथ पे करते हैं, तो ये इनडायरेक्ट है।
पर यूनिट कितना पे किया, भाई पर यूनिट तो पे ही नहीं किया हमने, हम विद एक्यूरेसी मेजर नहीं कर सकते। लेकिन आपके क्वेश्चन में लिखा हो सकता है कि आप रेंट पर यूनिट प्रोड्यूस पे करते हैं, हो सकता है आपका एग्रीमेंट ऐसा है कि भाई जितने यूनिट बनाएंगे उस हिसाब से रेंट पे कर देंगे, तो ये डायरेक्ट बन गया। ठीक है, तो यू हैव टू लर्न द प्रिंसिपल एंड देन अप्लाइड। अच्छा, मैं दोबारा आऊं, डायरेक्ट मटेरियल के लिए मैंने एक पहचान बताई कि आप डायरेक्ट मटेरियल वो है जो हिस्सा बन जाता है आपकी प्रोडक्ट का, वो डायरेक्ट मटेरियल यकीनन है, प्रोवाइडेड इट कैन बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी। जैसे एक ऐसा मटेरियल जो इसका हिस्सा बन रहा हो और जो एक्यूरेसी से शायद मेजर ना किया जा सकता हो, ग्लू भी कहीं ना कहीं यूज होती है ना, कभी लकड़ी के किसी टुकड़े का यूज करने के लिए, एंड प्रोबेबली इट कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, और इतनी माइनर अमाउंट है ग्लू। जब आपने कभी ये फर्नीचर बनता देखा हो तो इसमें पूरी फर्नीचर मुझे लगता है एक ही जगह ग्लू यूज हो रही है कि आपकी ये जो वुडन स्ट्रिप है इसका इसने एजेस बनाए हुए हैं, एजेस को ग्लू लगा के जरा चिपका देते हैं। और ग्लू लगाने का तरीका क्या होता है, एक स्टिक उसने पकड़ी होती है बंदे ने, वो बाल्टी में डिप करता है, यूं करके लगाई और ये जरा चिपका दी उसने। अब वो ग्लू बाल्टी पड़ी हुई है, उससे 50 डेस्क बने, 70 डेस्क बने, 80 डेस्क बने, हमें नहीं पता। नॉमिनल अमाउंट कैन नॉट बी मेजर्ड विद एक्यूरेसी, तो वो ग्लू इसका हिस्सा जरूर बनी है लेकिन शायद इनडायरेक्ट है। तो मैं फिर कह रहा हूं कि आपको कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में यू हैव टू अप्लाई योर माइंड। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप रट के इसको अप्लाई कर दोगे। आपको हम यहाँ पे जो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग में चीज़ सीखते हैं, दिमाग को अप्लाई करना, असूल सीखना, असूलों को अप्लाई करना। हमें सवाल पढ़ने हैं, उनमें देख रहे हैं कौन से असूल लग रहे हैं और उन असूलों को हमने अप्लाई करने हैं दिमाग की एप्लीकेशन के साथ। हमने जैसे थोड़ी देर पहले आपके साथी ने कहा था कि हमें चीज़ें रटनी है, क्या रटनी नहीं है, समझनी है। हमें समझ होनी चाहिए, जो चीज़ें हम बात करें, जो चीज़ें पढ़ें, जो चीज़ें लिखी हुई हैं हमारे पास, उसकी समझ हमें होनी चाहिए। अच्छा, इसी तरह मैं लेबर का भी डिफरेंस आपको बता सकता हूं कि डायरेक्ट लेबर की पहचान क्या है, इनडायरेक्ट लेबर की पहचान क्या है। डायरेक्ट लेबर की एक तो तरीका हो गया जी, वो सैलरी जो पर यूनिट विद एक्यूरेसी मेजर की जा सके। लेकिन इसकी पहचान क्या है, ऐसे वर्कर की सैलरी जो प्रोडक्शन बनाने में यूनिट्स पे काम कर रहा है, जो यूनिट बनाने में इन्वॉल्व है, जो यूनिट को काट रहा है, जोड़ रहा है, पेंट कर रहा है, वो यूजुअली डायरेक्ट वर्कर होगा। जैसे मैंने आपको कहा कारपेंटर, उसकी नॉर्मली जिम्मेदारी होती है तमाम पीसीस को काटना, उनको असेंबल करना, उनको फिनिश करना। एज कंपेयर टू हेल्पर, हेल्पर क्या प्रोडक्ट पे खुद काम करता है? नो। सैलरी वो भी ले रहा है, प्रोडक्शन प्रोसेस में इन्वॉल्व है, बट प्रोडक्ट पे खुद काम नहीं कर रहा। स्वीपर, क्या वो प्रोडक्ट पे काम करता है? नो। सैलरी वो भी ले रहा है, वो प्रोडक्शन प्रोसेस को सपोर्ट कर रहा है, बट वो खुद प्रोडक्ट पे काम नहीं कर रहा। तो ये भी एक तरीका है डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर में डिफरेंशिएट करने का। डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर को डिफरेंशिएट करने का एक ये भी अंदाज है जो मैंने आपसे शेयर किया। जी बेटा। बेटा फैक्ट्री प्रेमिसेस हायर करेंगे तो रेंट है, फैक्ट्री तो ओन्ड भी हो सकती है ना, तो फिर रेंट होगा ही नहीं। बिल्डिंग, प्रेमिसेस का मतलब बिल्डिंग, फैक्ट्री प्रेमिसेस बिल्डिंग जिसमें आपका प्रोडक्शन हॉल है, जिसमें मशीनरी लगी हुई है, जिसमें आप प्रोडक्शन प्रोसेस कैरी करते हैं। ठीक है जी बेटा, और कोई सवाल? जी हमने जो बात की, मैं दोबारा एक उस स्लाइड पे हूँ जहाँ पे आया था, हमने एक और जो टर्म साथ सीखी थी वो मैंने आपको ये कहा कि डायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम प्राइम कॉस्ट कहते हैं और इनडायरेक्ट कॉस्ट के सम को हम ओवरहेड्स कहते हैं। ठीक है जी, और ओवरहेड्स के फिर फर्दर हमने बाय फंक्शन इससे कर लिए कि ये प्रोडक्शन ओवरहेड्स भी हो सकते हैं, ये एडमिन भी हो सकते हैं, ये सेलिंग भी हो सकते हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकते हैं, एटसेट्रा। ठीक है जी, तो ये हमारी अभी तक जो क्लासिफिकेशन हमने डिस्कस की है, बाय फंक्शन, बाय नेचर, बाय एलिमेंट, और साथ हमने ये जो कुछ टर्म्स प्राइम कॉस्ट और ओवरहेड्स की साथ इनको भी सीखा। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल जी? यहाँ तक कोई चीज़ समझ नहीं आई, पूछिए।
बिल्कुल नहीं होंगे जी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग से डील करते हैं। बिल्कुल नहीं होंगे। ये मैनेजमेंट अकाउंटिंग है, कॉस्ट अकाउंटिंग है, इसमें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइप की कोई चीज़ नहीं होती। क्योंकि मैंने आपको एक बात शुरू में कही थी, जब हम डिफ्रेंशिएट कर रहे थे दोनों में, कॉस्ट और मैनेजमेंट में, हमने कहा था कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग इंटरनल मैनेजमेंट के यूज़ के लिए है, और इसमें इवन फॉर्मेट भी कोई फिक्स नहीं होता। ये भी इस टॉपिक में चैलेंज होता है कि एक सवाल को करने के 4-5-6 तरीके, 4-5-6 फॉर्मेट हो सकते हैं, कोई फिक्स फॉर्मेट नहीं है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग में यू हैव स्टैंडर्ड्स, यू हैव द फॉर्मेट्स गिवन बाय द स्टैंडर्ड्स, आपको उसके मुताबिक करना होता है। और वजह क्या है, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरी दुनिया में आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन जा, तो दे हैव टू बी ऑन प्रेस्क्राइब स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की इंफॉर्मेशन आपकी कंपनी के अंदर रहनी है, किसी को समझ नहीं आएगी तो आपसे पूछ लेगा, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट दुनिया में कहाँ गई वो पूछने के लिए आपके पास नहीं आएगा, इसका क्या मतलब है। इसलिए उनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट पे बनाया जाता है। यहाँ पे कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं है, कोई स्टैंडर्ड्स नहीं है जिनको फॉलो करना है। देयर आर रूल्स, देयर आर गाइडलाइंस जिनको हमने अप्लाई करना होता है। तो आज के लिए इतना ही जी, बाकी इंशाअल्लाह कल मज़ीद इस डिस्कशन को हम लेके चलेंगे आगे।